बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये आपको प्रैक्टिकल्स पीबीए का जो प्लेलिस्ट है बायोलॉजी का वो शो हो रहा है। आप लोग डायरेक्टली गार्जियन जोलॉजिस्ट सर्च करके आप लोग इन पीबीएस को एसेस कर सकते हैं। ये डे बाय डे जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, डिटेल्ड जो लेक्चर्स हैं, वो मैं यहाँ आपकी खिदमत के लिए अपलोड कर रहा हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपको पता है, आप टाइटल भी देख चुके हैं। अगर साथ में कनेक्टेड है, रेगुलरली कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि आज हमने जो प्रैक्टिकल नंबर 8 है उसको हमने डिस्कस करना है। अब उसके अलावा दो तीन अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहूँगा बच्चों। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो है हमें हमारा ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आप उस लिंक को भी ज्वाइन करके मतलब उस पर क्लिक करके उसके जरिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मजीद बच्चे हम जो है ना ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। आई होप बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। फ्रॉम क्लास 9 टू जो 12 क्लास है वहां तक हम ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। और इवन वो बच्चे जो सेकेंड एनुअल में या कोई इनका जानने वाला हो जो सेकेंड एनुअल में पेपर देना चाहता हो, तो सेकेंड एनुअल के लिए भी बच्चों हम अलग से सेशन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरी बातें खत्म हो गई और जो मेरा मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स मतलब ही अल्ट्रा प्रो मैक्स जो वाली बातें थी वो खत्म हो गई। तब हम अब जनाब क्या करते हैं, अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट प्रैक्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूजुअली मैं बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा, तो इससे बेहतर है कि मैं सब वही मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, मैंने व्हाट्सएप में ये सर्वे भी एक मैसेज भी छोड़ा था पोल कि भाई आप लोग बताओ कैसे किया जाए। डिटेल्ड क्वेश्चन साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाए कि ना दिए जाए, या फिर सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दी जाए। तो आप लोगों में से बहुत सारों की राय थी नहीं सर, ये दोनों एक साथ होने लाजमी है। चलो बच्चे, वो कह रहे हैं कि आपने लीफ सरफेस को या सरफेस एरिया ऑफ लीफ को मेजर करना है बाय ग्राफ पेपर मेथड ऑफ यूजिंग डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट स्पीशीज होंगे। ग्राफ पेपर मेथड के जरिए आपने क्या करना है, लीफ का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और इवन फिर वो कह रहे हैं कि आपने मीन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज या परसेंटाइल ऑफ अ गिवन डाटा जो भी आपको दिया गया होगा वो करना है। तो अब इस चीज के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल 8 जो है बच्चों, इस प्रैक्टिकल 8 में आप लोगों से ये जो मीन है, ठीक है, इसी तरीके से मीडियन है। मीन या फिर मीडियन की बात कर लें। मीडियन कम है, ठीक है, मैंने डबल मीडियन लिख दिया, सॉरी। तो मीडियन कम अगर आप बात कर लें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह की, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर, तो बच्चे उससे रेलिवेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो इस वजह से आप लोगों ने इस चीज को प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप लोगों का इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब उसके उसके लिए ये फार्मूला मैंने आप लोगों को दिए है। ठीक है, आप लोगों ने जो थ्योरी है, थ्योरी में भी इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से देखा था बच्चों। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन पे अब एक्स्ट्रा टाइम लगाऊं, इनको एक एक चीज से एक एक डिटेल से समझाऊं। तो फिर भी अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो मेरी जो वीडियो है चैप्टर 11 वाली, ठीक है, जो चैप्टर 11 वाला जो मेरा लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर, ठीक है, वन शॉट लेक्चर, आप उस वन शॉट जो लेक्चर है उसको असेस करके ये सारी चीजें डिटेल से समझ सकते हैं। चलें जी। तो उसके बाद मैं मजीद बच्चों इन फार्मूलों को देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब उसके बाद इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो लाजमी बना लें। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें हमने डिस्कस करना है उससे रेलिवेंट मैं पहले डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है कि आप इसमें जो हाइट या वेट ऑफ एन इंडिविजुअल है, ठीक है, हाइट और वेट वेरिएबिलिटी अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज ग्रुप, कि उनकी एज सेम है लेकिन उनकी जो हाइट है या वेट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये भी इसमें भी वही स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट करना होगा या मीन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, या फिर जो है ना आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछ के फिर स्टैंडर्ड एरर का भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है कि कंपेयरिंग द इंक्रीज इन हाइट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कंसंट्रेशन ले रहे हैं जिसमें मिनरल की क्वांटिटी डिफरेंट है, उसमें आपने प्लांट ग्रोथ की बात करनी है। अब उसके बाद इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन द प्लांट ग्रोथ, के प्लांट की नंबर ऑफ लीव्स, उनके हाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फर्टिलाइजर की क्वांटिटी का। थर्ड क्या चीज है बच्चों, टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। बच्चों ये दो तरह का है। पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में इनको डिटेल से देखा था, तो वहां से भी ये बच्चों टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है।
अब उसके बाद टू इन्वेस्टिगेट द लाइट इंटेंसिटी एंड द प्लांट ग्रोथ, इसमें भी वही नंबर लाइट इंटेंसिटी को कंपेयर करना, ऊपर वाले में फर्टिलाइजर था, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी है, उसका जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज को हमने देखना है। और उसके बाद बच्चे लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, की लाइट इंटेंसिटी का जो फोटोसिंथेसिस है उसके रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसके बाद बच्चों लास्ट वाला जो हमारा प्रैक्टिकल है, द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन सॉइल ऑन प्लांट ग्रोथ एंड नंबर ऑफ लीव्स, हाइट एंड नंबर ऑफ लीव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वाटर की अवेलेबिलिटी का। देखें बच्चों हमारा जो मेथड है वो सेम है एज यूजुअल, हम जैसे करते आ रहे हैं। तो बच्चों प्रैक्टिकल जो नंबर फर्स्ट है जिसमें अभी हमने बात की यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने अभी बात की जिसमें हमने एक मिनट सब्र करें, जैसे बच्चों यहाँ पे हमने बात की, क्या बात की हमने हमने कहा फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है बाय ग्राफ पेपर मेथड। बच्चे आपको एक ग्राफ दिया गया है, दिया गया होता है यूजुअली, ठीक है, या फिर उसका ग्राफ तो नहीं दिया गया होता, आपको जो है ना डाटा टेबल की फॉर्म में दिया गया होता है, जैसे ये यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, इससे रेलिवेंट आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, या फिर इस तरीके का आपको जो पेपर है ग्राफ है वो दिया जा सकता है। तो मैं इससे मेजर चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों एक चीज याद रखना कि इस तरीके का आपको एक स्क्वायर टाइप का पेपर दिया गया होगा, जैसे वहां पे आपको शो हो रहा है, अब इस तरीके से आप इस चीज को देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं। ये अब बच्चे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो हर स्क्वायर आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो 1 cm स्क्वायर का है। अब दूसरी बात ये कि फिर आपने क्या करना है कि भाई आपने एक लीफ आपको दिया गया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है, ठीक है, अब ये एक लीफ है, सॉरी बड़ा गंदा बन गया लीफ भी। तो बच्चों ये आपको एक लीफ दिया गया है, अब इस लीफ को आपने इस ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है लेड पेंसिल से। चले मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा लीफ बन गया, ठीक है, बन गया लीफ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि फिर आपने देखना है कि इसमें फुली कवर्ड जो बॉक्स है वो कितने हैं, फुली कवर्ड स्क्वायर। अब उसके बाद फिर आपने क्या देखना है कि मोर देन जो हाफ है, मोर देन हाफ, फिर बच्चे आपने हाफ वाले जो स्क्वायर है उनको काउंट करना है। फिर उसके बाद जो लेस हाफ है, लेस देन हाफ, आपने बच्चे उन स्क्वायर को क्या करना है, काउंट करना है। अब जब भी आपने सरफेस एरिया काउंट करना है तब बच्चे आपने आपका जो सरफेस एरिया काउंट होगा बच्चे, वो किन से काउंट होगा, वो आपके इन चीजों से, किससे, लाइक ये कि आपका फुली कवर्ड एरिया कितना है। पहली बात तो ये कि जितने ये फुली कवर्ड होंगे उतना सेंटीमीटर आपका जो सरफेस मतलब सरफेस एरिया है वो उसमें आ जाएगा। फिर मोर देन हाफ वाला आपने लाजमी कैलकुलेट करना है, फिर हाफ वाले कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चे ये तीनों मिलके आपका जो सरफेस एरिया वो बनाएंगे, और जो लेस हाफ वाला है बच्चे आपने इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, इसको क्या कर देना है, इग्नोर। आई होप यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे भी बच्चों ऐसे ही है। अब जैसे मैंने कहा था कि पूरे आपको जो इस तरह का पेपर है, वैसे तो आप यहाँ से भी इसको देख के ड्रा कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे आपको एक अलग टेबल दिया गया है, उसमें यही डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जैसे मैंने अभी पिछले प्रीवियसली बात की थी कि आपको अगर ग्राफ पेपर ना दिया जाए तो उससे रेलिवेंट ये डाटा दिया जा सकता है। अब जिसमें कहा जा रहा है कि हमने मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, हिबिस्कस हमारे पास लीफ था, उसके उसको हमने मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर रख के हमने उसको ड्राइंग की और ये हमारे पास रिजल्ट आए। अब क्या रिजल्ट है कि हमारे पास जो फुली ऑक्युपाइड जो मतलब स्क्वायर्स हैं वो कितनी है, 12 है। तो अब आपको पता है बच्चों 12 अगर स्क्वायर्स हैं तो एक स्क्वायर की वैल्यू 1 cm स्क्वायर है, तब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 cm क्यूब आ जाएगी। अब उसके बाद बच्चों मोर देन वन हाफ, मोर देन हाफ जो ऑक्युपाइड है बच्चे वो 8 है, तो आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे एग्जैक्टली हाफ है तो वो 4 है, तो आप इसको 1 cm जो स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये 4 cm स्क्वायर आ जाएगा। आई होप बच्चे आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, अब एंड में बच्चे आपने एस्टिमेटेड जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना है, तो वो राउंड अबाउट मेरी नजर में 24 cm स्क्वायर आ जा रहा है। अब यही वो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यही पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। आई होप आप लोग समझ आ गई है। अब बच्चे वो कह रहे हैं कि इफ अ स्टूडेंट इग्नोर्ड ऑल हाफ ऑक्युपाइड द जो स्क्वायर्स है उनको मतलब वो इग्नोर कर रहा है, तो क्या इससे जो प्रेसिजन है ऑफ द रिजल्ट उस पर इम्पैक्ट होगा, जी इम्पैक्ट होगा। जाहिर सी बात है बच्चे, इससे जो हमारे सरफेस एरिया है उसमें डेविएशन आ जाएगी बहुत ज्यादा, हम उसको प्रॉपरली समझ लें फिर हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इन 3 चीजों को फॉलो करें कि हमने फुली ऑक्युपाइड को कैलकुलेट करना है, मोर देन हाफ ऑक्युपाइड को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद एग्जैक्टली जो हाफ ऑक्युपाइड है उनको भी हमने देखना है।
अब उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट एवर यूजिंग स्मॉल ग्रिड साइज। स्मॉल ग्रिड साइज बच्चे आप यूज कर रहे हैं तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और आपको जाहिर सी बात है कि जितना हम छोटा स्केल या छोटा जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्मॉलर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी जो एक्यूरेसी होगी बच्चों वो ज्यादा होगी। स्मॉलर इंस्ट्रूमेंट हायर एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों वो कह रहे हैं कि एक लीफ है जिसका सरफेस एरिया 20 cm³ है, 20 cm³ उसका सरफेस एरिया। अब उसके बाद बच्चों दूसरा लीफ है जिसका 18 cm³ सरफेस एरिया। वो कह रहे हैं कि इनकी जो स्टोमेटा की डेंसिटी है वो सेम है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कह रहे हो कि 20 स्टोमेटा पर cm³ या 10 स्टोमेटा पर cm³, मतलब बराबर है। तो मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हायर ट्रांसपेरेशन रेट किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब इसमें देखो बच्चों कि आपका जो ए है, ए का जो सरफेस एरिया वो 20 है और बी का सरफेस एरिया 18 है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिर नंबर ऑफ स्टोमेटा भी वहां पे ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो बच्चों वहां पे ट्रांसपेरेशन रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब बच्चे वो कह रहे हैं कि यूज द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, एक्सप्लेन व्हाई जीरोफाइट प्लांट टिपिकली पोजेस रिड्यूस्ड लीफ सरफेस एरिया। देखिए बच्चों, जीरोफाइट्स आपको पता है ट्रांसपेरेशन को कम करने के लिए, आप कह सकते हैं एवापोरेशन को कम करने के लिए, एवापोरेशन को कम करने के लिए। अब ये जो प्लांट्स है बच्चे, ये क्या करते हैं, अपने जो स्ट्रोमेटा है या सरफेस एरिया है उसको कम कर देते हैं। जब लेस सरफेस एरिया होगा फॉर एवापोरेशन या स्ट्रोमेटा जिसमें कम मौजूद होंगे तो फिर एवापोरेशन नहीं होगी, एवापोरेशन नहीं होगी तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ गिवन अबव, कि बच्चों ये लीफ आपको दिया गया है, इसका सरफेस एरिया कलेक्ट करना है ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने कलेक्ट किया। आप जरा इसके बारे में फुल हाफ और जो या मोर देन हाफ वाले इनको आप कैलकुलेट करें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो ये अब आपका असाइनमेंट है, आपने खुद सॉल्व करना है इसको। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद प्रैक्टिकल बी है, जिसमें आपको ह्यूमन का हाइट दिया हुआ है या वेट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, तो बच्चों अब इसने आपने हाइट को कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो ये बच्चे आप लोगों ने मतलब सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, फार्मूला भी आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को। अब उसके बाद फिर एंड में आप लोगों ने स्टैंडर्ड जो एरर है, स्टैंडर्ड एरर, अब उस स्टैंडर्ड एरर को बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। इसका जो बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है वो यही है कि साइन ऑफ समीशन x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों आपका क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो इसमें वही आप लोगों ने पॉपुलेशन वाला फार्मूला यूज करके आपने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इवन मेरे ख्याल से पॉपुलेशन नहीं, सैंपल वाला फार्मूला यूज करना है। और सैंपल के लिए मेरे ख्याल से क्या था, n-1 था जहां तक मुझे याद आ रहा है। सैंपल के लिए n-1 ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, सैंपल के लिए। अब सैंपल के लिए आप लोग क्यों कह रहे हो, अगर आप लोग का दिमाग काम कर रहा हो तो आई होप आप लोग समझ जाओगे कि भाई अब जाहिर सी बात है क्लास में 20 25 30 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन हमने उनमें से 10 को लिया होगा। तो इस वजह से आपने यहाँ पे n-1 का फार्मूला यूज करके आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट कर लेना है। और एंड में बच्चों आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का वो जो मेरे ख्याल से फार्मूला है वो आपने लिख लेना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वो स्टैंडर्ड सॉरी एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। कि स्टैंडर्ड एरर क्या है, कि स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एन। तो बच्चे इस तरीके से आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है कि आप लोग जो मेरी वीडियो है वो आप लोग वॉच कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, थर्ड प्रैक्टिकल है, जिसमें बात की जा रही है कि नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। देखिए बच्चों, सिंपली सिंपली मैं आपको बता दूं तो जो मिनरल्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। मिनरल्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। अब जाहिर सी बात है, आप नाइट्रोजन की बात कर लें, बेसिक नीड है प्लांट की।
अब इसी तरीके से बच्चे पोटाशियम की बात कर लें, फास्फोरस सॉरी, वो भी प्लांट की बेसिक नीड है, लाइक एटीपी में मौजूद होना, डीएनए में मौजूद होना। अब नाइट्रोजन का मैं नहीं बता रहा कि क्लोरोफिल है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा मौजूद होता है। अब ग्रीनिश ऑफ लीफ या उनकी हाइट और उनके जो नंबर ऑफ लीव्स है उनको बढ़ाता है, तो एक्सेट्रा ये किसका काम है, वो नाइट्रोजन का काम है। अब इसी तरीके से पोटाशियम का भी बच्चों ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, एंजाइम में एक्सेट्रा हर जगह पे इनके भी कुछ ना कुछ क्या मौजूद है, रोल मौजूद है। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों का यही काम है कि इनका जो रोल है वो आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोल याद होना चाहिए। आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, सारा कुछ आप लोग बच्चों यूज करते हो, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनका रोल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक रोल जैसे नाइट्रोजन का क्लोरोफिल में मौजूद होता है, और इवन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, अमीनो एसिड में मौजूद होता है, इसकी कमी की वजह से क्लोरोसिस होती है, लीव्स का येलो होना एक्सेट्रा। फास्फोरस की बात की बच्चों, हमारी एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम करता है कि हमारी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड स्टोर करके रखता है। इट इज प्रेजेंट इन एटीपी एंड एज वेल एज इट इज आल्सो लोकेटेड इन डीएनए एक्सेट्रा। अब इसी तरीके से पोटाशियम है बच्चे, वो कोएंजाइम एंजाइम की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। एंजाइम एक्टिवेशन में एक दो मजीद जो है ना आप अपनी तरफ से बच्चों इसको देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे भूल गया। अब उसके बाद ये मेजर है, जहरी सी बात है बच्चों, अगर आप इन मिनरल्स को अप्लाई करोगे, जो प्लांट की ग्रोथ है बच्चों, सीधी सीधी मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट की जो ग्रोथ रेट है बच्चों, ग्रोथ रेट बच्चे क्या होगी, वो फास्टर होगी। ग्रोथ रेट क्या होगी, फास्टर होगी। तो आई होप ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मिनरल्स का डायरेक्टली इंपैक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पे, लेकिन किसी हद तक अगर आप मजीद इस्तेमाल करेंगे तो फिर उससे साल्ट की क्वांटिटी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। साल्ट हायर होगा तो फिर उससे बच्चों डिहाइड्रेशन काज हो सकती है, कि साल्ट जो है ना फिर वाटर को खींच लेंगे, प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी, या फिर साल्ट के ज्यादा होने की वजह से जो बच्चों रूट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, रूट्स भी बर्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। आई होप यहाँ तक छोटी मोटी बेसिक चीजें क्लियर है। तो अब मैं जरा प्रैक्टिकल की तरफ चल के इसको सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, अब बच्चों विच प्लांट शो मैक्सिमम ग्रोथ, इस ग्राफ को देख के बताना है। तो बच्चे वो प्लांट जिनमें नाइट्रोजन को आप जो आपने सप्लाई किया उसकी जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम शो हुई है। अब सेम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम लेवल वाज यूज्ड बाय डिफरेंट फार्मर्स। एक बच्चे ट्रेन फार्मर्स हैं, दूसरे अनट्रेन फार्मर्स हैं। अब देखिए ट्रेन फार्मर और अनट्रेन फार्मर दो बंदे हैं। अब इन्होंने क्या किया, सेम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज किया, लेकिन इनके रिजल्ट्स डिफरेंट आए। अब इसके पीछे वजह क्या है, वजह बच्चों यही है कि जो ट्रेन फार्मर है उसको पता है कि फर्टिलाइजर्स को मैनेज कैसे करना है, अननेसेसरी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल नहीं करना, बैलेंसिंग चीजें, ये सारी चीजें यूज करना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको पता है बच्चों, वो ट्रेन फर्टिलाइजर्स को पता, ट्रेन फार्मर को पता है। तो इसी वजह से जो ट्रेन फार्मर है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो उसकी बानिस्बत जो अनट्रेंड है उसकी बानिस्बत इसका जो रिजल्ट आया बच्चे वो क्या आया, बेहतर आया। अच्छा, विच प्लांट शो मिनिमम ग्रोथ, कि किस प्लांट ने मिनिमम जो ग्रोथ है बच्चे वो शो की है। तो अब बच्चे जिस प्लांट को पोटाश अप्लाई किया गया था, पोटाशियम अप्लाई किया गया था, उस प्लांट ने क्या की बच्चों, जो मिनिमम ग्रोथ है वो शो की, मिनिमम ग्रोथ है बच्चों वो शो की। अब वाई हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पोटाशियम काज पुअर ग्रोथ इन प्लांट। अब इसके ई प्लांट की बात करें, ई प्लांट मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ, चले अब बात कर लें। यही जो मतलब है कि अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम हायर क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं तो उससे पुअर ग्रोथ क्यों होती है, जाहिर सी बात है। रीजन बच्चों मैंने पहले बता दिया कि ज्यादा एक्स्ट्रा अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं बच्चे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, तो उससे वाटर वगैरह की डिहाइड्रेशन हो सकती है, कि अगर सॉइल में वाटर मौजूद है तो प्लांट खींच लेगा, प्लांट से खींच लेगा। तो जिसकी बेस पे प्लांट को डिहाइड्रेशन का बच्चों क्या हो सकता है, सामना हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद ठीक है, क्या बात की है मैंने कि यही बच्चों अगर एक्स्ट्रा मतलब एक तो डिहाइड्रेशन की वजह बनेगी। अब उसके बाद बच्चे हायर साल्ट कंसंट्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला हायर, सॉरी साथ में मेरा गला खुश्क हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल ज्यादा हो रहा है। हायर साल्ट कंसंट्रेशन या फिर बड़े बड़े लेक्चर लेने स्टार्ट कर दिए इस वजह से। अब उसके बाद थर्ड बचे न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी, न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी बचे। अब ये वो तीन मेजर चीजें हैं, मेजर काजेज हैं बच्चे जब आप न्यूट्रिएंट्स का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं।
पहला क्या बच्चों, डिहाइड्रेशन हो सकती है। दूसरा क्या, हाई साल्ट कंसंट्रेशन रूट्स में मौजूद हो सकती है। थर्ड बच्चे जो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी है वो बढ़ सकती है, जिसकी बेस पे जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अब विच प्लांट हैज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ एन, ठीक है, मतलब ये कि डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी किसकी हो सकती है बच्चों। अब उस प्लांट को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है जो अनट्रेन्ड फार्मर है। अनट्रेन्ड फार्मर को पता था ही नहीं कि कितना नाइट्रोजन अप्लाई करना है, इसकी बेस पे उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम अचीव नहीं हुई। ठीक है, ये इसका रीजन है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन, बच्चे नाइट्रोजन का जो रोल है वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। ठीक है, कि रूट की डेवलपमेंट में इसी तरीके से जो, सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ, अभी हमने बात की थी कि क्लोरोफिल में मौजूद होता है, प्रोटीन में मौजूद होता है, अमीनो एसिड में मौजूद होता है, और इवन बच्चे इनके जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है उनकी जो ग्रोथ है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब वेजिटेटिव पार्ट है उनकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। अब विच मिनरल्स प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल इन दी हाइट ऑफ प्लांट, वो जाहिर सी बात है बच्चों यही नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बच्चे क्या करता है कि जो प्लांट की हाइट है उसमें इन्वॉल्व होता है, हाइट को क्या करता है बच्चे, रेगुलेट करता है। हाउ सच स्टडीज हेल्प फार्मर टू इम्प्रूव देयर प्लांट्स ग्रोथ, मतलब इस तरह की स्टडीज से प्लांट को, जाहिर सी बात है बच्चे वो किस तरीके से इससे यूजुअली ये होता है कि बच्चे वो क्या कर सकते हैं कि जो एक ऑप्टिमल जो डोजेज वगैरह है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसकी बेस पे वो ऑप्टिमल डोजेज है उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अप्लाई ना किए जाएं और प्लांट की जो ग्रोथ है उसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। बच्चों सेकंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, उसको अप्लाई किया जा सकता है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। और थर्ड बच्चे आप बात करें कि जो थर्ड क्या है कि इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है उसको भी क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये मेजर जाहिर सी बात है कि अगर आप अननेसेसरी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे जो इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है बच्चे, मतलब जाहिर सी बात है कि इसको क्या होगा, आपकी जो फार्मर है उसको फायदा होगा इस चीज से। तो जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो भी क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चे, एक तो ऑप्टिमल डोजेज का पता चल जाता है कि जितनी जरूरत है उतनी देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो अंडर फर्टिलाइजेशन या ओवर फर्टिलाइजेशन है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब बच्चे उसके बाद जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है उसको अप्लाई किया जाएगा, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई की जाएगी। अब थर्ड बच्चे इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी हो सकती है कि क्या, कि भाई हमें जितनी डोजेज रिक्वायर थी या हमने वही दिया, एक्स्ट्रा नहीं दिया, तो इससे जो पैसा वगैरह है वो भी आपका बचत हो सकता है। अब उसके बाद बच्चों माइनर और मेजर मिनरल्स वो आपको पता है। माइनर में बच्चों आपका वही जो मैं यहाँ पे सॉरी मेजर पहले लिख लेता हूँ। मेजर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों। अब उसमें बच्चों नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और सल्फर है बच्चों। अब उसके बाद माइनर बायो एलिमेंट्स की भी आप माइनर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें बच्चों आयरन है, उसमें जिंक है, उसमें मैग्नीज है, उसमें बोरान है, उसमें कॉपर है, उसमें मोलिब्डेनियम है। तो ये बच्चे वो मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में बच्चों ये रिक्वायर्ड होती हैं, और जो मेजर है वो ह्यूज क्वांटिटी में या मैसिव क्वांटिटी में क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। आई होप बच्चों ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब अगला प्रैक्टिकल है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से हर एक का दिया हुआ है, यस हर एक का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बच्चे वो कह रहे हैं कि इसका मीन आपने फाइंड आउट करना है, लाइक बीन्स का इनका अलग से मीन होगा, ठीक है, और इस ब्रेसिका का आपने अलग से मीन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद टोमेटो का अलग से मीन फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से इस चीज को, क्वेश्चन को मैं एक दफा प्रॉपरली स्टेटमेंट को रीड करके देता हूँ, तो आपने फिर फर्दर जो ना आपने इनके जो जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन है, ये जो भी बार चार्ट है या स्टैंडर्ड एरर है वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्या है बच्चे इसमें, एक मिनट हाइलाइटर का इस्तेमाल करो, कि 10 प्लांट्स ऑफ ईच 10 प्लांट्स ईच ऑफ बीन, ब्रेसिका एंड टोमेटो, मतलब ये कि 10 प्लांट्स ग्रो किए गए टोमेटो के या ब्रेसिका कंपेस्टर्स के या फिर टोमेटो के। अब उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में जो ना क्या किया गया, उनको दिए गए, मतलब उनको इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस वगैरह दिए गए। आफ्टर 10 days द हाइट वर मेजर्ड फॉर फर्दर एनालिसिस, कि हाइट को मेजर किया गया मजीद एनालिसिस के लिए। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट्स, कि ये आपको रिजल्ट शो किए गए। अब इसका बच्चों आप लोगों को मीन फाइंड आउट करना है, बार चार्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आपने क्या करनी है बच्चों,
फॉर्म अ बार चार्ट अलोंग विद स्टैंडर्ड एरर्स, क्या आपने बार चार्ट बनाना है स्टैंडर्ड एरर के साथ, और उसके बाद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिगेंड्स आपने यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अब इसमें वही चीजें हैं जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मीन फाइंड आउट करना है, बार चार्ट फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने जो बार चार्ट है उसको स्टैंडर्ड एरर के साथ आपने मेंशन करना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कर लोगे। इसके पीछे वजह ये है कि मैं अगर इसको करवाने बैठ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने बैठ गया, तो आपके 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो यही हो जाएगी, क्योंकि बीन का पहले मीन निकालो, फिर उसका बाद स्टैंडर्ड डिविएशन का अलग से निकालो, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद स्टैंडर्ड एरर निकाल के उसका फिर बच्चों आपने निकालना है स्टैंडर्ड एरर। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बट आप लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको किया हुआ है, आप लोगों ने लेक्चर भी लिए हुए हैं, मेरे लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग इसको वहां से देख लो। अब उसके बाद बच्चों थर्ड प्रैक्टिकल है, तो थर्ड प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें जो मेजर चीजें आप लोगों को देखने वाली हैं बच्चों, पहला तो साइल ए है वो कंट्रोल्ड है, इसमें जो ग्रोथ है वो नॉर्मल ग्रोथ रेंज आपको शो हो रही है। लेकिन फिर साइल बी में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है, जिससे प्लांट की ग्रोथ 22.8 है। अब थर्ड में सी में आपका जो फास्फोरस है वो हाई है, तो हाइट जो एवरेज हाइट है वो 14.2 देखने को मिल गई है। अगर साइल डी है तो बच्चों आपका जो पोटाशियम है उसमें ज्यादा है। अब इसमें जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो आपको नीचे दिए हुए हैं। कॉमन बी प्लांट मेरे ख्याल से यूज किया गया बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट में भी ऊपर दिया हुआ है कि कॉमन बी प्लांट यूज किया गया। फिजोलस वेल्गरस, ठीक है, उन्होंने प्लांट यूज किया, साइंटिफिक नेम है। अब बच्चों इसके पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बताने हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जो कि फर्टिलाइजर्स और ग्रोथ हाइट की बात की गई है। तो आपने बताना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है। अब उसके बाद बच्चे के वर्टिकल हाइट पे कौन सा जो मिनरल है वो इन्वॉल्व होता है। वर्टिकल हाइट का मतलब प्लांट का हाइट का ग्रो करना, तो उसमें आई होप आपको पता है नाइट्रोजन है। अब उसके बाद इफ अ प्लांट वाज ग्रोन इन सॉइल बी बट इट्स लीफ बिगेन टू टर्न पर्पल फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से, अब वो कह रहे हैं कि फिर ये बताओ कि उसकी जो हाइट है या फिर उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। बच्चे आपको पता है ये पोटाशियम डीएनए में, सॉरी फास्फोरस है, फास्फोरस डेफिशिएंसी है, तो फास्फोरस उसके डीएनए में मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है उसके जेनेटिक पोटेंशियल इम्पैक्ट हो जाएगा। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अब उसके बाद बच्चों नाइट्रोजन है, उसका रोल लिखना है कि जो एटीपी की डेवलपमेंट में अभी हम 3 दफा 4 दफा मैं भी बोल चुका हूँ, फिर पोटाशियम की जो रोल है वो भी आप लोगों ने यहाँ से लिख लेना है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये डी प्लांट है, कि प्लांट्स वगैरह को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया गया है, 15 डेज के लिए प्रोवाइड किया गया। अब जो पहला जो है ना बच्चे वो जीरो फर्टिलाइजर है, तो उनकी जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर इतनी रही है। अब उसके बाद फिर बी वाले मतलब जो कंट्रोल ग्रुप आप कह लें जीरो फर्टिलाइजर वाले प्लांट की ग्रोथ, अब फिर बच्चों 10 मिलीलीटर के हिसाब से दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन या डाटा दिया गया है। अब उसके बाद फिर बच्चों ये 20 मिलीलीटर दिया गया, उसकी कैलकुलेशन ये आपको देखने को मिल रही है। और फिर बच्चों जो डी प्लांट है उसको आप 30 मिलीलीटर जो फर्टिलाइजर है वो देने की दी गई है। अब इन सब प्लांट की आपने क्या करना है, हाइट को मेजर करना है। पहली बात तो ये कि आपने बताना है हाइपोथेसिस को, कि हाइपोथेसिस क्या होगा। जाहिर सी बात है कि प्लांट ग्रोथ इज लिंक्ड टू द फर्टिलाइजर्स, इफ वी प्रोवाइड फर्टिलाइजर देन आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि द हाइट ऑफ प्लांट इज डायरेक्टली लिंक टू द फर्टिलाइजर वो प्रोवाइड। तो ये आपका एक हाइपोथेसिस बन जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एनोमोलस रीडिंग क्या है, मैंने मेरे ख्याल से ये ग्रीन में मेंशन किए हैं। तो बच्चे आप देखें कि फर्टिलाइजर अप्लाई किए, ग्रोथ बढ़ने की बजाय यहाँ पे थोड़ा कम हो गया सी में। और या फिर ये 21 और 18 की बात करें कि ग्रोथ को बढ़ना चाहिए क्योंकि आपने फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया हुआ है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए हुए, लेकिन वो कम हो रहा है। तो ये आपको एक एनोमोलस जो रीडिंग है वो देखने को मिल रही है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन ग्रोथ के फर्टिलाइजर, ये देखो कि आपने 30 अप्लाई किया तो इससे ग्रोथ रेट बढ़ गई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप ग्राफ बना सकते हैं कि फर्टिलाइजर को आप यहाँ पे रख सकते हैं और उसके बाद ग्रोथ को या हाइट को आप ऊपर रख सकते हैं। तो बच्चे ग्राफ सीधा आपको जाने को मिलेगा कि जैसे जैसे फर्टिलाइजर की अमाउंट बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्राफ नीचे मुड़ने लग जाएगा। अब नीचे मुड़ने लग जाएगा, उसके रीजन हमने पीछे पढ़ा था कि वो रूट बर्न हो जाएंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सॉइल बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगी, एक्सेट्रा, ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएंगे। अब उसके बाद बच्चे क्या है कि ड्रा अ बार ग्राफ ऑफ ऑल फोर, ठीक है, कोई यहाँ पे बोला है। तो
आपने बनाना है R4 प्लॉट विद लेता है एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या लिया, इसी बात है आपने लेना है। और आप क्या लें, ये जो है मेरे ख्याल से आप लेंगे, सिर्फ आपकी अच्छी बनेगी कि अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर तो बच्चे वही रहेगा, लेकिन एवरेज हाइट जब आप निकालेंगे तो उससे वो ज्यादा सूटेबल रह जाएगा। अब उसके बाद फाइंड आउट द टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन बच्चों पॉजिटिव है, कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या, कि जैसे जैसे बच्चों क्या होगा कि आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते रहेंगे तो प्लांट की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो भी बढ़ती रहेगी। अब बच्चे ये डी से रेलिवेंट एक और पीबीए है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करना है। ठीक है, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट रीडिंग स्टेटमेंट आप लोगों ने अच्छे गौर से पढ़नी है। तो जब आप लोग बच्चों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो इजिली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको दिया गया। ठीक है, इस टेबल को आपने सबसे पहले तो गौर से पढ़ना है, और उसके बाद जैसे ये फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर आपको दिया गया कि ये 2.5, 5.0, 10, 20, आप फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कर रहे हो, ये देखें पहले शुरू में हाइट बढ़ रही है लेकिन मजीद हीट हाइट कम हो रही है। तो इसके पीछे बच्चे वो टर्मिनोलॉजीज जैसे ऑस्मोटिक स्ट्रेस है या रूट बर्न्स है उसका आ जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस में 60 की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो फिर वाटर सॉइल से प्लांट में जाने की बजाय प्लांट से सॉइल में आने लग जाता है। और रूट बर्न में उनके जो बच्चे रूट्स वगैरह है वो डैमेज हो जाते हैं। जब रूट डैमेज हो जाते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन, ठीक है, या फिर जो उनकी जो नेचुरल जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप ये भी आप लोग को तंग नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे लीफ टू हाइट रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब जो नंबर ऑफ लीव्स डिवाइडेड बाय हाइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लें ये, ठीक है, कि ये इसकी बात कर लें 6 है 9.5। अब नंबर ऑफ लीफ बच्चों 6 है, ये 9.5 इसकी क्या के जो ना हाइट है, तो इसको आप इस फार्मूले के तहत आप लोग जो है ना उसके जो हाइट लीफ टू जो हाइट रेशियो है बच्चे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ऑप्टिमल कंसंट्रेशन की भी बात कर सकते हैं। रिकमेंडेड 5.50 है, ठीक है, 5.0 जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लीव्स है वो आपको दिखाई देने को मिल सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये ई प्रैक्टिकल है, तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल फर्स्ट है बच्चों उसमें आप लोगों ने ये पार्ट किया हुआ था। प्रैक्टिकल फर्स्ट में बच्चों सेकंड जो पार्ट है वो आप लोगों ने किया हुआ है, तो उसमें मैंने यही चीज आपको बताई थी, समझा दी थी, पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया था। तो आई होप आप लोग इस चीज को वहां से सॉल्व कर लोगे। अब उसके बाद बच्चे टेम्परेचर से रेलिवेंट दिया हुआ है, तो टेम्परेचर से रेलिवेंट तो पहली बात तो ये कि बच्चों इसमें भी वही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल गया है कि पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना है, फिर मजीद ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ फॉर ईच टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है, और बार ग्राफ आपने बनाना है विद एरर बार। तो बच्चे ये फिर स्टैंडर्ड एरर जब हर एक का आपको कहने को बोल दिया गया है, तो मतलब ये कि सबकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, फिर उनका स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद ये प्रैक्टिकल है जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं पहले इसकी थ्योरी को आपको समझाऊंगा, तो उसके बाद मैं फिर मजीद आगे जाऊंगा। देखिए बच्चों, आई होप कि आप लोग मुझे गौर से सुन रहे होंगे। पहली बात तो ये कि बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, एक बीकर लेना है, ऐसे बीकर एक, मैं खुद से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बच्चे इस बीकर में एक तो वाटर डालना है। अब उसके बाद इसमें बच्चों आप लोगों ने बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देना है, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का मकसद ही क्या होता है कि टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड, टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपने एक इन्वर्टेड बेसिक आप जो ना एक जो क्या कहते हैं फनल रख देना है। अब उस फनल के अंदर बच्चे आपने जो लीफ वगैरह प्लांट लीफ है वो आपने डाल दिया। इस तरीके से ये प्लांट लीफ या क्लोरीला जो है, ठीक है, या फिर आप हेड्रा लीफ है, हेड्रा की बात कर ले, वो हेड्रा आपने रख दिया यहाँ पे। अब बच्चे से क्या होता है, और ऊपर से फिर मजीद बच्चे आपने एक टेस्ट ट्यूब की मदद से इसको क्लोज कर देना इस तरीके से। और फिर बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो लाइट है बच्चे, एक कांस्टेंट जो लाइट है वो आपने प्रोवाइड करनी है। अब बच्चे जैसे आप इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने मौजूद है, क्योंकि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने ऐड किया हुआ है। अब उसके बाद फिर मजीद बच्चे लाइट भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो उससे क्या होगा बच्चे कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होगा।
अब फिर बच्चों ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप इस लाइट को कितने डिस्टेंस पे ले जाओगे। जितना करीब ले आओगे फोटोसिंथेसिस उतनी तेजी से होगी, उतनी ही मतलब इसमें जो ऑक्सीजन के बबल है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन बबल, ऑक्सीजन जो बबल है बच्चों वो क्या होने लग जाएंगे, प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। आई होप आप लोगों ने मेरी ये स्टेटमेंट पिक कर ली है। तो नंबर ऑफ लाइट या नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन बबल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट मोर ऑक्सीजन बबल विल बी प्रोड्यूस्ड। अब बच्चे आपके एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ पहलुओं में डिवाइड किया गया है। अब मुख्तलिफ पहलू में यह है कि पहले बच्चे आपका ये लाइट सोर्स है उसको यहाँ पे रखा गया है, फिर आपके इस लाइट सोर्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज किया गया है। पहले थोड़ा कम मतलब कम रखा गया है, जाहिर सी बात है लाइट सोर्स जब ज्यादा करीब होगा डिस्टेंस कम होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। फिर उसी लाइट सोर्स को आस्ते आस्ते से 10 से 20 सेंटीमीटर पे ले जाओ, 20 से फिर आप 30 पे ले जाओ या 40 पे ले जाओ, फिर आपको पता चलेगा जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जा रहा है, लाइट सोर्स हटता जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो भी स्लो हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट आपको आई होप मैंने समझा दी। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे आपको मजीद जो है ना अगर फर्दर ये कहा जाता है कि एक वाटर ब्लॉक है, मतलब इस तरह का एक वेसल वेसल है और उसमें आपने वाटर डाल दिया। अब मतलब ये कि आपने लाइट को अलाउ नहीं करना कि आपके इस एक्सपेरिमेंट तक जाए। अब जब बच्चे आप लाइट को अलाउ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो ऑक्सीजन बबल है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई है। अब उसके बाद फिर कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल भी आ जाते हैं। अब जैसे इसमें बचे आपके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, एक मिनट सब्र करें कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब बच्चे इस चीज को आपने कंट्रोलेबल मेजर में लेना है। और बच्चे उसके बाद जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर को भी बच्चों आप लोगों ने क्या लेना है, मेजर करना है। टेम्परेचर आपका बढ़ना नहीं चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह के बच्चे कंट्रोलेबल जो फैक्टर्स हैं उन पे भी आपकी जो नजर है वो होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेटर एक्सपेरिमेंट है बच्चे वो आपको मिले। आई होप उसके बाद फिर ग्रोइंग मीडियम भी सही होने चाहिए। बीकर जो आपने प्रोवाइड किया है, आपने ऐसा ना हो कि आप कंडीशन ही चेंज कर दें तो इससे ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। अच्छा, अब मैंने इस बच्चा सरसरी मेजर जो चीजें वो आपको समझा दी हैं, लेकिन मेन चीज जो मैं आपको बता दूं कि बच्चों अगर आपने ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात करनी है तो फिर बच्चों वो लाइट इंटेंसिटी है। लाइट इंटेंसिटी, अब लाइट इंटेंसिटी बच्चों जितना ज्यादा होगी फिर ऑक्सीजन की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, साथ में थोड़ा लिस्ट आपको शो कम हो रहा है, शो है। ठीक है, तो हम बात की है कि लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, हायर द इंटेंसिटी मोर इसमें है तो आप लोग इस तरीके बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगा सिंपल, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे बच्चे जो आपका ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन इस तरीके से ज्यादा आप जो इस ग्राफ है वो। अच्छा, आपको बोल के और आप लाइट इंटेंसिटी का ऑक्सीजन का ग्राफ बनाओ, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी सही। उसमें बच्चे जो रिलेशन है वो फिर अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट। क्यों? क्योंकि बच्चों डिस्टेंस है, आप ये आपके हाथ में है, ये आपका कंट्रोलेबल वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन फिर उसी पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे बच्चों आप मतलब ये कि डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो क्या होती जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन आ जाएगा। तो आई होप ये बच्चों आपको छोटी मोटी चीजें क्लियर है। अलबत्ता ये ग्राफ आगे बने हुए हैं जहाँ पे आप डिटेल से इनको समझेंगे। अगर आपको समझ आ गया तो फिर हम मजीद इस डिस्कशन की तरफ चलेंगे। अलबत्ता बच्चों ये यहाँ पे एक प्लंगर है, यहाँ पे ये डिवाइस यूज हुआ है कि जाहिर सी बात है कि जब आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अब ये बच्चे ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, ये प्लंगर यहाँ पे इधर आगे की तरफ होता है। जैसे जैसे इसमें ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन इस प्लंगर को पीछे की तरफ मूव करेगा। अब जब देखें यूजुअली यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी आपका 1 ml जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट हो जाए तब आपने जो इसकी प्रोडक्शन है वो रोक देनी है। ठीक है, मतलब आपने इस एक्सपेरिमेंट को सीज करके आपने टाइम वगैरह नोट करना है, फिर ग्राफ बनाना है एटसेट्रा, जो कि इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहली बात तो ये कि इसमें पूछा गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। आई होप मैंने आपको समझा दी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी लाइट इंटेंसिटी है या फिर डिस्टेंस की बात कर ले, जिनको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं।
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बच्चों, वो आपकी फोटोसिंथेसिस है या फिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन या बबल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर सकते हैं। मेरी गाड़ी को बार बार फ्यूलिंग करना पड़ता है, वरना मेरा गला खुश्क हो जाता है बहुत ज्यादा, पता नहीं आजकल बहुत ज्यादा मेरा गला खुश्क हो रहा है। गाड़ी फ्यूलिंग हो गई है थोड़ी, तो ये थोड़ा तक उधर तक चलेगा, फिर दोबारा रिफ्यूलिंग कर लेंगे हम। अच्छा, आप बच्चे लिस्ट टू वेरिएबल दैट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट फॉर अ फेयर रिजल्ट। दो दो आपने कोई से बताने हैं, दो है ना, हाँ। तो बच्चे एक वो टेम्परेचर है जिसकी मैंने आपको बात की थी। अब उसके बाद टेम्परेचर के बाद फिर सेकंड आप लोगों ने क्या करना है, ग्रोइंग मीडियम की बात कर लें या कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो बच्चे ये दो वेरिएबल है जो आपने कांस्टेंट रखनी है। अब थर्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो वाटर फ्रीक्वेंसी भी लेना चाह सकते हैं, तो वाटर फ्रीक्वेंसी बच्चे आप लोगों ने लेना है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे वो कह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट है वो 20 सेंटीमीटर से 10 से 20 की तरफ मूव करता है, मतलब ये पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 था, ये 10 सेंटीमीटर है, अब 10 से फिर वो 20 सेंटीमीटर पे चला गया है। तो अब इसका लाइट इंटेंसिटी चेंज करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि लाइट सोर्स दूर गया, लाइट इंटेंसिटी कम हुई है, लाइट इंटेंसिटी कम हुई है, तो फिर बबल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आइडेंटिफाई वन हैजर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड हाउ टू मैनेज इट। बच्चे आप लैम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी नजर में तो ये है, तो बाकी आपको देख लें कि बच्चे आप लैम्प का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक हैजर्ड एक्टिविटी है जो आप इस एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं। तो इसी वजह से आप जो लैम्प का इस्तेमाल है उसका एहतियात से बच्चे उसको इस्तेमाल करें, ये आपका मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब उसके अलावा बच्चों ये आपको जो डिस्टेंस है वो दिया गया कि आपने डिस्टेंस कितना किया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एक्सेट्रा, 100 तक चलते जाओ। अब बच्चे ये रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो कि आपका 1/डिस्टेंस स्क्वायर के हिसाब से निकाली गई है, और ये फिर बच्चे आपकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन है। देखिए लाइट इंटेंसिटी का तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया था बच्चों कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम होगी, लाइट इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी कम होती जाएगी। अब डाउन बच्चों लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है, लाइट इंटेंसिटी क्या हो रही है बोलो सर जी, कम हो रही है, लेस हो रही है। अच्छा, फिर तो सर हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो बच्चों डिक्रीज ही हो रहा है ना, देखो फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो ये ग्राफ आपको दिखा, शायद बनाया है मैंने, तो ये ग्राफ देख ले कि बच्चे रिलेटिव इंटेंसिटी है और ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन है। देखिए बच्चों रिलेटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फिर जो रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन है बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ बच्चे ये डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स प्रोडक्शन है, लाइट सोर्स से जैसे से दूर चलते जाओगे आपकी ऑक्सीजन वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये दो ग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी बच्चे अगर ज्यादा होगी तो फिर प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा होगी, ठीक है, ऑक्सीजन बबल भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर ऑक्सीजन और डिस्टेंस की बात कर लें कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। अब जो ऑक्सीजन इवॉल्व हमने करना था 0.1, और यहाँ पे भी 0.1 और यहाँ पे भी 0. तो बच्चों ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए, उसके पीछे पर्पज यही है कि आप लोगों की तैयारी मैक्सिमम हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, ठीक है, कि मतलब ये कि इसके लिए जो लाइट इंटेंसिटी यूज की गई है 45 है, फिर 75 है, फिर 100 है, मतलब लाइट इंटेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाया गया, कम किया गया, एक्सेट्रा। पर्पस क्या था बच्चे, 0.01 जो ml ऑक्सीजन है उसको कंप्लीट करना, या 1 ml को भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो यहाँ पे 1 ml पर्पस भी आप कर सकते हैं कि 1 ml जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है उसको हमने कंप्लीट करवाना है। अच्छा, अब इसके लिए टाइम कितना मिला बच्चे, जैसे ये दिया हुआ है कि 25 मिनट प्लस 15 सेकेंड, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25 मिनट 0.15 सेकेंड। अब इसी तरीके से बच्चे 14 एंड 45 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 14 प्लस 40 45। अब इसी तरीके से बच्चों ये 16 प्लस 30 है, तो ये 16 पॉइंट आप इसको 30 लिख सकते हैं। अब आपने करना क्या है बच्चों, इसको जो इस पे डिवाइड करोगे तब आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तब इस केस में जो आंसर है बच्चों वो इसका जो ना वो क्या आ जाएगा, 0.41 आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका क्या है, मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय पर आवर। तो इसके हिसाब से बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, ये इस हवाले से अगर देखा जाए
तो थोड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है। चलें, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है अलबत्ता बच्चों, कि ये इस तरीके से फिर अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं। अब ग्राफ में क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होगा कि लाइट इंटेंसिटी होगा, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फोटो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चे यहाँ पे होगा। अब इस केस में देखें कि यहाँ पे बच्चों इस तरीके से आस्ते आस्ते से जो ये रेट है ये मूव करता जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ये इसको 100 रख 50 रख सकते हैं, इसको आप 100 रख सकते हैं, इसी तरीके से इसको बच्चों 150 रख सकते हैं। इस पॉइंट को बच्चे आप लोग कह रहे हैं कि ये 0.24 है, और इस पॉइंट को आप रख लेंगे ये 0.37 है। और मतलब आप इस साइड से इस तरीके से आप अगर इस तरीके से आके आके मैच करें तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और ये बच्चों इस हवाले से ये क्या हो जाएगा 0.41। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो ग्राफ है वो बनेगा। अब बाकी मुझे नहीं लगता कि बच्चों यहाँ पे ये छोटे मोटे क्वेश्चन का मुझे आंसर देने की ज़रूरत है। वो रोल ऑफ क्या है बच्चों, थर्मामीटर क्या है, कि रूलर क्यों यूज़ किया गया है डिस्टेंस को मापने के लिए, कि लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाना या कम करना। अब इन्वर्टेड जो टेस्ट ट्यूब बच्चे यहाँ पे रखा गया है इसका क्या पर्पज़ है, और उसके बाद हाउ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर्ड एटसेट्रा, जैसे ये फार्मूला यूज़ किया गया है इसके तहत आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इंटेंसिटी एंड फोटोसिंथेसिस के दरमियान में डायरेक्ट जो कोरिलेशन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अब उसके बाद बच्चों ये आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपने इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चे ये आपको डाटा दिया गया है। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने बच्चों इसका मीन कैलकुलेट करना है पहले। अब उसके बाद 5 है तो 5 को तो सम करके 5 पे डिवाइड कर दो। अब उसके बाद फिर बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है, फिर आपने स्टैंडर्ड एरर और बार चार्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, इसमें भी हर एक का इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ये 3 है तो इन तीनों का बच्चे आपने क्या करना है, अलग अलग सेपरेटली क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। फिर यूजुअली यहाँ पे सिर्फ आपको साइल नाइट्रोजन की बात की जा रही है तो नाइट्रोजन वाला मीन फाइंड आउट करना है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, इसमें भी वो नाइट्रोजन की बात की गई है, ठीक है, वो आपने ड्रा करना है। अब उसके बाद फिर स्टैंडर्ड एरर की आ जाती है फॉर साइल एरर, इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो भी आपने ड्रा करना है। और उसके बाद फिर बच्चों बार चार्ट है वो भी आपने इनका जो मीन है वो भी शो करना है। और इवन अगर एरर बार की बात कर लें तो फिर उसमें फिर वो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाते, तो मतलब सबका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, सबका एरर बार कैलकुलेट करना है, मतलब सारी चीजें करनी है। अब उसके बाद फिर बच्चों क्या है कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लांट ग्रोथ, नंबर ऑफ लीव्स एंड नंबर ऑफ जो हाइट है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज को भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें भी मेजर क्वेश्चन क्या है कि वही आपने हाइट बताना है, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ml पर जो दे दिया हुआ ये वाला, इसका बच्चे आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट करना है, तमाम स्टेप्स आपने शो करने हैं। एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन